हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर स्टडी प्लेस। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की ओर जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को समझने में, आपका संविधान जो हम लोग पढ़े ना, और इसके बाद हम लोग संविधान से जुड़ी और भी पहलू जो था इसके बारे में लर्न किए। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है फंडामेंटल राइट्स, इसका क्या प्रावधान किया गया है संविधान के अंतर्गत, ये नागरिकों के लिए है या व्यक्तियों के लिए है, इसके बारे में हम लोग गहन चर्चा करेंगे। और फंडामेंटल राइट से जितने भी जजमेंट आए हैं अभी तक, सारे इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। यानी ये जो लगातार रहेगा वीडियो आप लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स का। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, यानी मूल अधिकार होता क्या है। तो मूल अधिकार सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है। तो वह अधिकार जो व्यक्तियों के भौतिक विकास तथा नैतिक या बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। तो व्यक्तियों के भौतिक विकास, नैतिक विकास या बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है, इसका मतलब क्या हुआ। फंडामेंटल राइट्स एक प्रकार का ऐसा अधिकार होता है जो व्यक्तियों, यहाँ पे भारतीय संविधान में व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि भारतीय संविधान में व्यक्ति अगर कहीं पे अगर आपको लिखा दिखा जाए तो उसको समझना है कि भारतीय नागरिक प्लस विदेशी नागरिक, मतलब दोनों को सेंस में व्यक्ति बोला जाता है। और भारतीय संविधान में इस बात के बारे में इंगित किया गया है कि जहाँ पे नागरिक लिखा गया हो वो केवल भारतीय नागरिक ही होंगे, यानी विदेशी नागरिक उसके बारे में उसका कोई प्रावधान नहीं हुआ है। यानी भारतीय नागरिक बोले तो केवल भारत के ही जो निवासी होंगे वही उसके अंतर्गत उसका प्रावधान किया गया। यानी व्यक्ति यहाँ पे जब बोला जा रहा है, यानी व्यक्ति बोले तो यहाँ पे भारतीय नागरिक और भारतीय नागरिक प्लस विदेशी दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, व्यक्ति। यानी वह अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक विकास तथा नैतिक या बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। यानी बौद्धिक विकास, नैतिक विकास या भौतिक विकास के लिए आवश्यक है क्या, तो मूल अधिकार। अब हम जानेंगे कि ये भौतिक विकास होता क्या है। तो भौतिक विकास सिंपल सी बात है कि भौतिक विकास जो हमें नेचुरल के द्वारा ना मिलकर वो हमारी, यानी बोला जाए कि मानव के द्वारा ही जो दिया गया है उसके अंतर्गत जो उपभोग हम लोग करते हैं उससे संबंधित अपने जीवन यापन के लिए जो भी हम उसका उपयोग जीवन जीने के लिए करते हैं वो हमारा भौतिक विकास के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भौतिक विकास, तो भौतिक विकास में तीन विकास के बारे में बताए। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनैतिक विकास। यानी आपका सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, तो भौतिक विकास हो गया। भौतिक विकास के बारे में यहाँ पे देखिए हम बताए कि भौतिक विकास जो होता है वो आपका प्राकृतिक विकास से हट के, यानी बोला जाए सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास का मतलब हुआ कि समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको निषेध करना और आपसी सहभागिता और आपसी सहमति के द्वारा समाज के सभी व्यक्तियों और लोगों को जीवन जीने का जो अधिकार है उसमें हस्तक्षेप न करके उसकी सहभागिता को सुनिश्चित करना। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है सामाजिक विकास के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे शोषण का विरुद्ध अधिकार, यानी बोला जाए समाज में हमारे यहाँ महिलाएं भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, यानी बुजुर्ग भी रहते हैं, सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखना ही हमारा एक तरह से क्या है, वो समानता का दृष्टिकोण होता है। शोषण यानी किसी के ऊपर आप अत्याचार नहीं कर सकते हैं, किसी को आप महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, यही क्या है आपका शोषण है। अगर महिलाओं को अगर दुर्व्यवहार किया जाता है तो क्या है, ये शोषण है। तो इस तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसको प्राप्त है, तो व्यक्तियों के प्राप्त है। यानी बोला जाए तो शोषण का विरुद्ध अधिकार है हमारा लीगल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, लीगल राइट्स नहीं बोलेंगे, फंडामेंटल राइट्स है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी बोला जाए कि अगर समाज में किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति विशेष को या किसी भी समाज से जुड़े अन्य जाति या धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है, तो वो उसके अंतर्गत उसका फंडामेंटल राइट्स है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सकता है। ठीक है, तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कहाँ आ गया, सामाजिक विकास में। सामाजिक विकास में हम देखें कि शोषण का विरुद्ध अधिकार है, साथ में अस्पृश्यता की मनाही। शोषण का विरुद्ध अधिकार और अस्पृश्यता की मनाही, ये थोड़ा सा इसको समझिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार और अस्पृश्यता की मनाही। तो अस्पृश्यता की मनाही कहने का मतलब यह हुआ कि समाज में जो ऊंच नीच का भाव है
ऊंच नीच का भाव है, कहने का मतलब हुआ कि समाज में जाति प्रथा जो था समाज में, पहले के समाज में, अब तो बहुत ज्यादा इसमें सुधार आया है, परंतु पहले के जो समाज था बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता की ओर था। और रूढ़िवादिता कहने का मतलब यह हुआ कि पुराने ढंग से जाति प्रथा हावी था। जाति प्रथा हावी था कहने का मतलब ऊंच नीच हो गया, किसी भी बैकवर्ड क्लास या फिर और भी एससी या एसटी क्लासेस को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। तो एक तरह से बोला जाए यहाँ तो एक अस्पृश्यता की मनाही, मतलब ना जाति पंथ के आधार पर किसी को छुआछूत से इसमें मनाही किया गया है। छुआछूत नहीं होना चाहिए समाज में, यही आपका सामाजिक विकास हो गया। सामाजिक विकास मतलब ये होता है कि समाज का डेवलपमेंट। समाज डेवलपमेंट कब करेगा? जब आपसी सहमति होगी, आपसी सहभागिता होगा, किसी दूसरे पर आप अत्याचार नहीं कर सकते हैं, आपसे मेल मिलाप की भावना से रहें, यही आपका सामाजिक विकास हो गया। वो सामाजिक विकास कैसे आएगा? तो वो शोषण से आप आजादी होंगे, तो आजादी करेंगे तब, अस्पृश्यता की मनाही करेंगे तब, है ना। तो ये आपका आर्थिक विकास है। ये आपका आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में क्या है? तो आर्थिक विकास में बोला जा रहा है कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और लोक नियोजन में अवसर। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और लोक नियोजन में अवसर। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता इसमें आर्थिक विकास में, जैसे भारत के सभी व्यक्तियों को ये अधिकार है कि वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी पसंदीदा व्यवसाय को चुन सकते हैं और उसको कर सकते हैं। तो ये उसकी स्वतंत्रता है। ये कैसा विकास हो जाएगा? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब यह हुआ कि वैसे विकास कार्यों में आप लगे हो जिससे कि आपको कुछ अर्थ यानी इकोनॉमिक यानी बोला जाए तो आपका पैसा का क्या हो, इनकम हो, वैसे विकास को क्या बोलेंगे? आर्थिक विकास बोलेंगे। जैसे लोक नियोजन में अवसर की स्वतंत्रता यहाँ पे बोला जा रहा है। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मतलब व्यवसाय करने से किसी प्रकार को आपको मनाही नहीं होना चाहिए। यह आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत? तो आर्थिक विकास। लोक नियोजन में अवसर की स्वतंत्रता, इस बात को हम समझेंगे। लोक नियोजन होता क्या है? जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि वैकेंसी आया, तो वैकेंसी क्या है? एक प्रकार का लोक नियोजन है। लोक नियोजन, लोक मतलब लोग, और नियोजन का मतलब उनका क्या हो जाएगा? नियुक्ति। यानी नियोजन से जुड़ी जो प्रक्रिया होती है, नियुक्ति से जुड़ी जो प्रक्रिया होती है वो नियोजन होता है। ठीक है। तो लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की स्वतंत्रता, यानी किसी भी जाति पंथ या किसी भी भेदभाव, लिंग धर्म के आधार पे भेदभाव ना करके सभी को एक समान दृष्टिकोण से उसमें क्या किया जाए? तो उसका भागीदार बनाया जाए। और लोक नियोजन में सभी को अवसर यानी एक समान अवसर दिया जाए, यानी किसी को धर्म या जाति धर्म ये सब के आधार पे क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए लोक नियोजन में। इसीलिए देखिए सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है और सारे धर्म या बोला जाए तो सभी जाति धर्म के अनुसार सबको लीगल आपका जो फंडामेंटल राइट्स में प्रावधान दिया गया है उसके अंतर्गत सभी को उपलब्ध करवाता है। आपका आर्थिक विकास हो गया। उसके बाद राजनैतिक विकास। राजनैतिक विकास में बोला जा रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता और राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता कहने का मतलब यह हुआ कि जो आज हम लोग देखते हैं प्रेस, मीडिया, तो मीडिया होता है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक आपका होता है आपका सोशल मीडिया। तीन तरह का होता है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसका स्वतंत्रता है तभी तो हमारे यहाँ लोगों तक खबर पहुंच पा रही है। सभी का जितना भी बड़ा से बड़ा खबर होता है, बड़ा से बड़ा न्यूज होता है, इसका कहाँ हम आम जनता के बीच में पहुंच पा जा रहा है। किसकी वजह से? प्रेस की स्वतंत्रता है। इसकी वजह से प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी बोला जाए हमारे यहाँ मीडिया स्वतंत्र है। उस पर किसी प्रकार का मतलब उस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं है। यानी बोला जाए कि आम जनता से जुड़ी कुछ भी वो सवाल उठा सकता है, यानी देश में दुनिया में जो भी चल रहा है उसको पारदर्शिता के साथ वो आम जनता के बीच उसको क्या करता है? तो चलाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता ये कैसा में आ गया? तो राजनीतिक विकास के अंतर्गत आ गया। उसके बाद राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भारत में बहुदलीय परंपरा भी है। बहुदलीय परंपरा कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ विभिन्न पार्टियों का यहाँ एक तरह से गठन किया गया है। जैसे कि सबसे अभी हमारे भारत में सबसे पुरानी पार्टी क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, और भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो ये बहुदलीय
पार्टियां होंगी, यानी राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता। ये किसके अंतर्गत आ गया आपका? राजनीतिक विकास। यानी देखिए सामाजिक विकास हो गया, समाज अगर विकास करेगा यानी कहने का मतलब उसके बाद क्या आ गया? आर्थिक विकास उसका होगा। समाज अगर आपका डेवलप करेगा इसके मतलब यह हुआ कि वो अब आगे किसकी ओर जाएगा? तो इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर जाएगा, यानी इकोनॉमिकली एक्टिविटी पे पार्टिसिपेट करेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा तो उससे क्या होगा? उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आया कि जैसे समाज में सोशल डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट के बाद क्या आया? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जैसे कि आपका समाज में एकरूपता आएगी, और उसके बाद समाज में एकरूपता आने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ होगा आपका, यानी बोला जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद जैसे ही होगा तो आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट की ओर जाइएगा। यानी आपका एक रास्ता क्या है? एक रास्ता तय किया गया है कि सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास। सामाजिक विकास कैसे होगा? तो समाज में समानता, समाज में समानता कहने का मतलब किसी किसी प्रकार को किसी से शोषण नहीं होना चाहिए, अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, ये आपका सामाजिक विकास। आर्थिक विकास में यही देखें हम लोग, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, लोक नियोजन में अवसर की स्वतंत्रता। राजनीतिक विकास में क्या होगा? तो प्रेस की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता। तो ये हमारा था आपका भौतिक विकास। ये भौतिक विकास के अंतर्गत ही आया तीनों। ठीक है। अब हम जानेंगे, यहाँ पे बताए थे हम लोग कि भौतिक विकास तथा बौद्धिक विकास या नैतिक विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। क्या है? तो आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो फंडामेंटल राइट आवश्यक है। किसके लिए? तो भौतिक विकास और नैतिक या बौद्धिक विकास के लिए। नैतिक विकास या बौद्धिक विकास क्या होता है? तो जैसे नैतिक विकास यानी बोला जाए, यानी बौद्धिक विकास, यानी हमारे अंतर्गत जो भी मूल्य आचरण हुआ, हमारी डिसिप्लिन से संबंधित, या फिर बोला जाए जो आप जीवन जीने के लिए जो भी आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? बौद्धिक विकास होना चाहिए। तो बौद्धिक विकास कैसे आएगा? तो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, निजता का अधिकार है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या होगा? तो नैतिक विकास या बौद्धिक विकास आएगा। शिक्षा का अधिकार हो गया। शिक्षा का अधिकार कहने का मतलब यह हुआ, हमारे यहाँ भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A में क्या है? तो आपका 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के लिए बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात की गई है। तो ये आपका शिक्षा की अधिकार हो गया। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार का मतलब यह हुआ कि आपका आपसे जुड़ी जो भी आपका निजता, निजी बातें हो, वो आपका पर्सनल इश्यूज है। यानी बोला जाए तो अगर आपको आपके बारे में या आपके निजी निजी जीवन के बारे में कोई अगर व्यक्ति आपके बारे में गलत टिप्पणी करता हो, या उससे संबंधित और भी जो भ्रामक पहलू हो उसके बारे में वो गलत दुष्प्रचार करता हो, तो आपका ये फंडामेंटल राइट्स है कि उसके जो भी खिलाफ आप काम कर सकते हैं, और संविधान में उसके लिए आपके प्रावधान दिया गया है। उसके बाद जीवन साथी चुनने का अधिकार, यानी बोला जाए तो समाज में अगर हम हैं, समानता है, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए? कि हम अपने से आपको स्वतंत्र रखें, और स्वतंत्र रखने के लिए हम अपना फैसला खुद लें, और इसमें हमारे जीवन से जुड़ी जैसे कि जीवन साथी चुनने का अधिकार। तो हर व्यक्ति को क्या है? जीवन साथी चुनने का अधिकार है। ये कैसा हो गया? तो बौद्धिक विकास और नैतिक विकास के अंतर्गत आ गया। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, यानी बोला जाए तो व्यवसाय यहाँ कुछ भी आप कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब यह हुआ कि आप लीगल रूप से जो भी आपका संविधान के अंतर्गत संविधान विधि, यानी विधि सम्मत जो भी काम होना चाहिए वो होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे ड्रग्स का या बिजनेस या कुछ, यानी बोला जाए तो कानूनी अधिकार के अंतर्गत, यानी कानून में जो प्रावधान किया गया उसके अंतर्गत ही व्यवसाय क्या होना चाहिए? व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये था आपका मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होता है? तो मूल अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक विकास तथा नैतिक विकास या बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। और भौतिक विकास और नैतिक विकास को हम लोग समझ गए। अब हम जानेंगे संविधान में मूल अधिकार के बारे में कहाँ पे प्रावधान किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं, और मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। हालांकि अभी 465 के अंतर्गत मतलब इसमें संशोधन के द्वारा और ऐड कर दिया गया है, तो इसके वजह से, लेकिन मूल रूप से संविधान में 395 आर्टिकल्स उसमें है। तो इस तरह से हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहाँ पे इसका वर्णन किया गया है और कहाँ तक किया गया है।
किस अनुच्छेद तक किया गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे तो भारतीय संविधान में ये आया कहाँ से। देखिए, हमारे संविधान में जो भी बातें दी गई है वो विभिन्न देशों से लिया गया है, यानी बोला जाए तो विभिन्न देशों के संविधान से अपनाया गया है। इसीलिए हमारा संविधान को एक व्यापक संविधान और यानी बड़ा संविधान बोला जाता है। लिखित और व्यापक संविधान है हमारा। तो हमारे देशों से यानी ये बोला जाए तो जो हमारा मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अब ये संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं इसको। मैग्ना कार्टा क्या होता है, यानी बोला जाए तो फंडामेंटल राइट्स को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या है, तो 1215 ईस्वी की बात है। यहाँ पे बताया जा रहा है 15 जून 1215। ये इंग्लैंड के एक राजा जॉन थे। इंग्लैंड के एक राजा जॉन थे। तो मैग्ना कार्टा क्या होता था, तो ऐतिहासिक कानून होता था, ऐतिहासिक दस्तावेज होता था। उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिया गया था राजा जॉन को। किसके द्वारा, तो वहाँ का जो सामंत लॉर्ड्स थे उसके द्वारा उनको उस पर अधिकार यानी बोला जाए तो उस पर क्या करवा लिया था, तो हस्ताक्षर करवा लिया गया था। किनके द्वारा, तो वहाँ का जो सामंत लॉर्ड्स थे उसके द्वारा। और जो उनका यानी बोला जाए तो उनका जो अथी था, आपका कानून से जुड़ी बातें उनके अंतर्गत जो था वो उससे क्या हो गया, स्वतंत्र हो गए और इसके अंतर्गत वो काम करना स्टार्ट किए, मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा क्या था, तो एक सिंपल दस्तावेज था, ऐतिहासिक दस्तावेज, कानून से जुड़ी यानी आपका लॉ से जुड़ी था। कब था, तो 15 जून 1215 को उस पे हस्ताक्षर किए। तो मैग्ना कार्टा सिंपल समझिए, मैग्ना कार्टा एक ऐतिहासिक कानूनी दस्तावेज था। तो इस तरह से भारतीय संविधान में आपका मूल अधिकार को भी क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा बोला गया। मैग्ना कार्टा इसलिए बोला गया क्योंकि ये आपका भारतीय नागरिकों और विदेशियों सभी के लिए एक आपका प्रोटेक्शन का काम करता है, जो भारत के सभी सरकार या राज्य के खिलाफ ये दिया गया है। खिलाफ बोलने तो अगर बाई द वे गवर्नमेंट हमारी भावनाओं के अनुरूप न कार्य करके ये हम पर थोपना चाहती है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत दिया गया है। तो भारतीय राज्य इस पर अगर कुछ गलत प्रावधान करता है तो हम उसके अंतर्गत हम न्यायालय जा सकते हैं। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। जैसे हम जाने कि 22 भाग होते हैं, तो टोटल 22 भाग में तीसरा भाग में किसके बारे में चर्चा किया गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद आपका 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा की गई है। अब हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि एक एक अनुच्छेद के बारे में, यानी 12 से लेकर 35 तक सारे जो भी प्रावधान किया गया है हम सभी इसके बारे में गहन चर्चा करेंगे और एक एक जोड़ी जो टर्म्स है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।